आज समांतर श्रेणी आपको काफ़ी आसान लगने वाला है। समांतर श्रेणी को ही इंग्लिश में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहा जाता है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को ही एपी कहते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सबसे पहला लेटर आपका ए है, तो ए लिया गया, और प्रोग्रेशन का पहला लेटर पी है, तो पी लिए। इसी से आपका एपी बना। एपी को पढ़ने से पहले आप सीरीज और सीक्वेंस के बारे में जान लें, कि श्रेणी और अनुक्रम क्या होता है। एग्जाम्पल से समझेंगे। अनुक्रम वो होता है जिसमें पहले कुछ पदों को देखकर यह अंदाजा लगाया जाए कि अगला पद कौन सा होगा। जैसे हमने ये 4 पद देखा, 2 के बाद 4 आया, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8 आया, तो ये देखकर अंदाजा लग रहा है कि यहाँ 2 बढ़ रहा है, तो इसके बाद भी 2 बढ़ेगा। 2 बढ़ेगा मीन्स यहाँ पे 10 होगा, इसके बाद फिर 2 बढ़ेगा तो 12 आएगा। मीन्स पहले कुछ पदों को देखकर अगला पद का अंदाजा लगा लिया जाए, उसी को अनुक्रम में कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है। यहाँ कुछ पदों को देखा जाए, यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, 2 बढ़ रहा है। यहाँ 1 में 2 ऐड किए तो 3 है, 3 में 2 ऐड किए तो 5 है, ऐसा ही बढ़ रहा है। तो यहाँ पे भी बढ़ेगा, 9 में 2 ऐड करेंगे तो आपका 11 आएगा। यहाँ भी आपने पता लगाया कि पिछले कुछ पदों को देखकर अगला पद को पहचान ले रहे हैं, तो यही आपका अनुक्रम कहलाता है, सीक्वेंस कहलाता है। कुछ और एग्जाम्पल लिया जाए। अब यहाँ देखिए, यहाँ 2 के बाद 4 है, 4 के बाद 8, 8 के बाद 16। अब इसके बाद क्या आएगा, ये कैसा पता लगेगा। तो यहाँ आप देखिए, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किए तो 4 आया, फिर 4 को 2 से मल्टीप्लाई किए तो 8 आया, फिर 8 को 2 से मल्टीप्लाई किए तो 16 आया। उसी प्रकार जब यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आएगा। फिर इसके बाद क्या आएगा, तो 32 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आएगा। इसी प्रकार से पिछले कुछ पदों को देखा गया, तो अगला पद हमने बता दिया, इसी को सीक्वेंस कहेंगे। अब देखिए यहाँ कि 2, 3, 5, 7, 11, 13। अब इसको देखकर अंदाजा लगाया कि अगला कौन सा पद आएगा। ये देखिए कि इसको देखने से पता चल रहा है कि ये अभाज्य संख्या का सीरीज है, श्रेणी है, इस अनुक्रम है। 2 के बाद 3 आया, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7 में इसके बीच का जो डिफरेंट है वो नहीं देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। इस संख्या देखकर कि ये एक अभाज्य संख्या का अनुक्रम है, इसको देखकर पता लगाया जा सकता है कि 13 के बाद जो होता है अभाज्य संख्या 17 आता है, फिर उसी प्रकार से 19। इस पिछले कुछ पदों को देखकर हमने ये ज्ञात किया कि अगला कौन सा पद आएगा। तो ऐसा कोई अनुक्रम, ऐसा कोई सूची जिसको आप देखकर अगले पदों का अनुमान लगा ले, वही आपका अनुक्रम कहलाता है। अनुक्रम क्लियर हो गया। अब देखिए श्रेणी क्या होता है। तो इसी अनुक्रम को जब आप ऐड कर लेते हैं, जैसे 2 + 4 + 6 + 8, इसी श्रेणी अनुक्रम को जब आप ऐड करते हैं, तो ऐड करने से ही श्रेणी कहलाता है। कोई भी अनुक्रम ले लें आप, तो ये आपका श्रेणी कहलाएगा। इस अनुक्रम को जोड़ लेंगे एक साथ, एक श्रेणी ऐड के सिंबल से इसको जोड़ ले, तो ये आपका श्रेणी कहलाएगा। अब आया कि एपी क्या कहलाता है, एपी होता क्या है। तो अनुक्रम को थोड़ा सा देखेंगे तो आपको थोड़ा सा आभास होगा कि ऐसा ही एपी होता है, लेकिन इसमें डिफरेंट है। एपी और अनुक्रम में डिफरेंट है। एग्जाम्पल समझेंगे, जैसे 5, 10, 15, 20, 25, ... 100। अब यहाँ पे देखा जाए तो ये आपका प्रथम पद कहलाता है। प्रथम पद, इसको ए से इंडिकेट किया जाता है। ये आपका द्वितीय पद कहलाता है, ये आपका तृतीय पद कहलाएगा। इस प्रकार से जिस स्थान पे आता है उसको वैसा पद कहा जाता है। अब ये आपका टीएन कहलाता है, मीन्स एनवां पद, अंतिम पद।
अनुक्रम में ऐसा नहीं होता है, आप अनुक्रम में एनवा पद को नहीं निकाल सकते। जैसे ये आपका ये सब तो निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ देखिए कुछ अपवाद आ जाता है। यहाँ 2 3 5 7 11 13 17 19 आया, इसके बाद का कौन सा पद आएगा? तो ये कोई नियम पे काम नहीं कर रहा है ना। और एपी जो होता है एक नियम पे काम करता है कि इसमें जो प्रत्येक दो पद होते हैं उनके बीच का अंतर जो होता है हर जगह समान होता है। जैसे यहाँ 5 से 10 आया तो 5 ऐड किए तो 10 आया, फिर यहाँ भी 5, यहाँ भी +5 किए, यहाँ भी +5 किए तो 25 आया। मीन्स ये क्या हुआ कि प्रत्येक दो पदों के बीच का जो अंतर आपको दिख रहा है, सर्वांतर जो दिख रहा है, जिसको कॉमन डिफरेंस कहा जाता है। दो पदों के बीच के अंतर को सर्वांतर कहते हैं। इंग्लिश में इसी को कॉमन डिफरेंस कहा जाता है, और इसी को डी से सूचित किया जाता है। मीन्स स्मॉल डी से आप इसको सूचित कर सकते हैं कॉमन डिफरेंस। तो ये कॉमन डिफरेंस क्या होता है? तो दो पदों के बीच के अंतर को ही कॉमन डिफरेंस मीन्स डी कहते हैं, सर्वांतर कहते हैं। मीन्स डी निकालने के लिए आप बाद वाले पद में से पहले वाले पद को घटाएंगे तो आपका सर्वांतर निकलेगा। जैसे दूसरे पद में से पहले पद को घटाएं तब, या तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाएं तब, या चौथे में से तीसरे, इस बाद वाले में से जस्ट पहले वाले पद को घटाएंगे तो आपका डी निकलेगा। और डी हर जगह अगर समान आए, हर जगह डी हर बाद वाले पद में से पहले वाले पद को घटाने पर अगर समान आता है, डी का मान समान आता है, तो समझ लेंगे कि वो आपका एपी में। लेकिन अनुक्रम में ऐसा नहीं है। देखिए यहाँ इन दोनों के बीच का अंतर 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है। क्या होगा कि प्रत्येक पदों के बीच का अंतर यहाँ पे समान नहीं है, तो इसी के लिए ये अनुक्रम कहलाया। क्या कहलाया? अनुक्रम कहलाया। लेकिन एपी में ऐसा नहीं है। यहीं से आपको एपी पढ़ना शुरू हुआ। इससे पहले तो अनुक्रम से काम चल जाता था, लेकिन एपी का जो आविष्कार हुआ यहीं से हुआ, क्योंकि ये जो है एपी को फॉलो नहीं करता है। अब देखिए कि ये तो हो गया। अब इसमें आपको पढ़ना क्या है? एपी तो आप समझ गए होंगे। एपी कहने का मतलब कि ऐसा अनुक्रम जिसमें प्रत्येक दो पदों के बीच का अंतर जो हो हर जगह समान हो। मीन्स बाद वाले पद में से पहले वाले पद को घटाएं तो डी का मान जो है हर जगह समान है, तभी वो एपी में कहलाएगा। जैसे दूसरा एग्जांपल एपी का देखेंगे। जैसे ले लीजिए 10, 20, 30, 40। अब आपसे पूछा जाए कि ये एपी में है या नहीं, तो देखिए कि 20 में से 10 माइनस करेंगे तो 10 आएगा, 30 में से 10 माइनस करेंगे तो 10 आएगा, 40 में से 30 माइनस करेंगे तो 10 आएगा। मीन्स तीनों जगह जो है कॉमन डिफरेंस आपका 10 आया, तो ये एपी में कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एपी में। और एपी को पता करना काफी आसान है। आपको कम से कम 3 पद दिया रहना चाहिए। कितना पद दिया रहना चाहिए? 3 पद दिया रहना चाहिए, तो एपी को आप पता कर सकते हैं। 2 पद से क्लियर नहीं होता है कि एपी में है या नहीं है। कम से कम 3 पद दिया रहना चाहिए। जैसे 5 दे दिया, 7 दे दिया, 9 दे दिया। इससे पता चलेगा कि एपी में है कि नहीं। तो इन दोनों के बीच का अंतर देखिए कितना आया? 2 आया। इन दोनों के बीच का अंतर भी 2 आया। मीन्स 5 में 2 ऐड किया तो आपको 7 मिला, 7 में 2 ऐड किया तो 9 मिला। तो इसको देखकर आप पता कर लिए कि इन दोनों के बीच का अंतर 2 है और इन दोनों के बीच का अंतर भी 2 है। तो यहाँ पता चला कि ये एपी में है। एपी में क्यों है? क्योंकि डी का मान हर जगह यहाँ समान आ रहा है, तो ये एपी में होगा। अब आप बताएंगे कि ये एपी में है या नहीं। जैसे देखिए 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ आप इसको हल करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? ये 1 मिलेगा, ये आपको 4 मिलेगा, 3 का होल स्क्वायर 9 होगा, 4 का होल स्क्वायर 16 आएगा। तो देखिए कि यहाँ पे अंतर कितना है? दोनों के बीच का अंतर 3 है। यहाँ पे कितना है? दोनों के बीच का अंतर 5 है और यहाँ पे 7। तो ये एपी में नहीं है, ये एक अनुक्रम में है। अब बता सकते हैं कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो इसके बाद आएगा 5 का स्क्वायर। इसके बाद कितना आएगा? 5 का स्क्वायर आएगा। लेकिन ये एपी में इसलिए नहीं है कि इसको हल करने के बाद ये पता चला कि प्रत्येक दो पदों के बीच का अंतर जो है हर जगह समान नहीं है। मीन्स इसका डी जो है इक्वल नहीं है, इसके लिए ये एपी में नहीं है।
अब देखें ये आपका एपी है ना, देख लीजिए 5 10 15 15 10 25 25 10 35 35 10 45 में हर जगह कॉमन डिफरेंस इक्वल है। तो ये डी इसमें ऐड किए, इस कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे। कॉमन डिफरेंस कितना 10 लिया हमने, 5 में 10 ऐड किए तो 15 आया। इसमें फिर डी जो कॉमन डिफरेंस 10 है वो ऐड करेंगे तो 25 आएगा। फिर इसमें 10 ऐड करेंगे तो 35 आएगा। फिर इसमें 10 ऐड करेंगे, मीन्स डी का मान 10 है तो 45 आएगा। मीन्स आप प्रथम पद को तो ए से इंडिकेट कर दें। अब द्वितीय पद आपको निकालना है दूसरा पद, तो दूसरा पद में कितना ऐड किए कॉमन डिफरेंस को, कॉमन डिफरेंस को हमने डी लिया तो डी ऐड किया। तो द्वितीय पद को आप क्या लिख सकते हैं ए प्लस बी। तृतीय पद को क्या लिख सकते हैं ए प्लस, एक बार यहाँ डी ऐड हुआ एक बार यहाँ, कितना हो गया बी डी 2डी। चतुर्थ पद को लिखना है ए प्लस 1 2 और 3। पांचवें पद को लिखना है 1 2 3 4, इस ए प्लस 4डी। उसी प्रकार से जौन सा पद लेना है ए प्लस उससे जस्ट कम डी रखेंगे तो आपको वो पद निकलेगा। तो ये आपका एपी का व्यापक रूप निकला। क्या निकला कि एपी का व्यापक रूप। एपी का व्यापक रूप क्या होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2डी, ए प्लस 3डी, ए प्लस 4डी। यही आपका T1 होता है, इसी को आप T2 बोलते हैं, इसको T3 बोल लेंगे। ये आपका T4 हो गया, ये आपका T5 हो गया। अब ये T1 T2 T3 T4 T5 क्यों लिया गया? क्योंकि आप पद को टर्म से जानते हैं। किससे जानते हैं? पद को इंग्लिश में टर्म कहा जाता है, तो इसीलिए इसको शॉर्ट में टर्म 1 हो गया, ये द्वितीय पद हो गया, तो टर्म 2 हो गया, उसीलिए T2। ये टर्म 3 आया, इसी के लिए इसको T3 दिया गया नाम, T4 ये T5। इसी प्रकार से आपको 10वां पद निकालना है तो उसको T10 लिखेंगे। T10 इक्वल टू क्या होता है? तो व्यापक रूप के अनुसार ए प्लस जैमा पद है ना, 10वां पद निकालना है तो उससे एक कम डी, इस 90। आपको अगर 50वां पद निकालना है तो 50वां पद का व्यापक रूप क्या होगा? अगर T50 लिखते हैं इसका व्यापक रूप क्या होगा? तो प्रथम पद प्लस 49डी। इस पहला पद में 49 को सर्वांतर जोड़ेंगे तो 50वां पद आ जाएगा। 100वां पद निकालना है तो क्या लिखेंगे? देख लीजिए ए प्लस ए तो है, इसमें कै गो डी जोड़ेंगे तो 99डी आप अगर आप जोड़ते हैं तो आपका 100वां पद आ जाएगा। अब देखिए कि एपी का एक फॉर्मूला बनता है जिससे प्रथम पद सर्वांतर मालूम हो, पदों की संख्या मालूम हो, तो वो जो अंतिम पद है वो कितना होगा उसको निकालना काफी आसान है। तो फॉर्मूला देखा जाए, जैसे आपको T50 निकालना है तो व्यापक एपी का जो व्यापक रूप होता है उसके अनुसार आप a प्लस 49d लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? a प्लस 49d। अब देखें कि ये 49d जो है 50 से एक कम लिया गया है, इसको आप लिख सकते हैं 50 माइनस 1 डी। 49 को लिखा जा सकता है 50 माइनस 1। अभी देखिए 50 ये कहाँ वाला 50 लिया गया है? तो ये t के जो बगल में है वो वाला 50 यहाँ पे लिया गया है। तो अगर इसको चौड़ में फॉर्मूला बनाएं Tn, मान लीजिए कि ये T50 जो है Tn, तो ये क्या होगा a प्लस 50 की जगह, चूंकि यहाँ n रखे तो यहाँ 50 की जगह क्या रखाएगा n, माइनस 1 है तो 1 इंटू डी। तो Tn का फॉर्मूला ये बनता है ऐसा है, Tn इक्वल टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ से जान ले कि ये a क्या होता है, n क्या होता है, d क्या होता है और ये n क्या होता है, Tn क्या होता है। तो याद रखेंगे कि a को प्रथम पद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रथम पद। और d जो होता है आपका सार्वांतर होता है। क्या होता है? सार्वांतर। सार्वांतर को ही
सर्वांतर को निकालने के लिए बाद वाले पद में से पहले वाले पद को घटाते हैं। ओके, आप निकाल सकते हैं T5 माइनस T4। ये आपका n जो होता है पदों की संख्या होता है, मीन्स AP में कितने पद है उसी को n कहते हैं। और ये Tn जो होता है ये nवां पद होता है, इसी को हम अंतिम पद बोलते हैं। बात समझ में आई? ये फॉर्मूला ऐसे बना, और इससे ही अगर आपको प्रथम पद और सार्वधातुक मालूम हो तो चौवां पद आपको निकालना है, कौन सा पद निकाल सकते हैं, जो पद निकालना है वो सब निकल जाएगा। अब देखते हैं एक क्वेश्चन को लेकर। यही क्वेश्चन देखिए, आपके पास है ये AP है, प्रथम पद मालूम है, सार्वधातुक देखना है कि 5 5 है। ये जो 100 अंतिम पद आपका 100 है, इसमें इस AP में पदों की संख्या कितना है ये निकालना है। तो आप इसी फॉर्मूला से इसको निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे कि AP दे दिया, अंतिम पद दे दिया, प्रथम पद और सार्वधातुक दे दिया, लेकिन इसमें आप बताएंगे कि पदों की संख्या कितना है, नहीं मालूम, अभी तक नहीं मालूम कि पदों की संख्या कितना है। ये यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना पद आया। देखिए कि Tn अंतिम पद को ही Tn कहा जाता है, तो अंतिम पद के Tn के जगह पे आप 100 पुट करें। ये आपको मालूम है कि 5 है प्रथम पद, n आपको नहीं मालूम है, n को n ही रहने दीजिए। और d आपको मालूम है, क्या मालूम है, बाद वाला पद में से पहले वाले पद को घटाएं। 10 में से 5 घटा कितना है, d निकाल लीजिए। T2 माइनस T1, T2 कितना है 10 है, T1 कितना है 5 है, तो d आपका कितना है 5 है, तो यहाँ 5 है। अब बोर्ड मास के नियम से बना लीजिए, यहाँ 5 प्लस में है, इक्वल टू के पहले आएगा तो -5 हो गया, n-1 इंटू 5। ध्यान से देखेंगे 100 माइनस 5 कितना आया 95, ये n-1 इंटू 5। अब ये मल्टीप्लाई में पूरे के तो इससे ये कट जाएगा, कितना मल्टीप्लाई करेगा 19 मल्टीप्लाई। अब यहाँ से n का मान निकालेंगे तो 19 1 इधर माइनस में रह जाएगा तो प्लस में इक्वल टू n, इसलिए n का मान कितना आ गया 20। अब देखिए इस AP में कितने पद हैं, तो टोटल 20 पद। कैसे पता चला, इस फॉर्मूला से आपने निकाल लिया पुट करके। अब देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसा कैसा रहता है। ध्यान से देखिए, आपको क्वेश्चन मिलेगा जैसे Tn इक्वल टू 5 प्लस n स्क्वायर, तो बोलेगा T1 इक्वल टू क्या, T2 इक्वल टू क्या। इस क्या करेंगे, यहाँ देखिए ध्यान से कि n के जगह पे क्या निकालना है 1 रख के निकालना है, यहाँ n के जगह पे क्या रख के निकालना है 2 रख के निकालना है। तो जो आपका क्वेश्चन है उसमें n के जगह पे जो यहाँ लिखा गया उसी का मान रखिए, निकल जाएगा T1 इक्वल टू 5 प्लस जहाँ जहाँ n दिखेगा वहाँ जो n के जगह पे संख्या लिया गया उसी को रखेंगे। 1 प्लस 1 तो 6 आ गया। आपको T2 निकालना है तो T2 इक्वल टू 5 प्लस n के जगह पे 2 का स्क्वायर कितना आ गया 4 5 9, T2 आ गया आपका 9। अगर T3 निकालना रहा तो उसी प्रकार से निकालना, n के जगह कितना रखते 3, 5 प्लस 3 का स्क्वायर कितना आ गया 3 3 9 9 5 14। ओके, तो इस प्रकार से आप इस तरह का क्वेश्चन अगर दिया रहे, Tn का मान दिया रहे, अगर निकालना है T1 T2 T3 तो आप इसी प्रकार से n के जगह वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं। अगला टाइप क्वेश्चन क्या रहेगा कि कोई AP दे देगा, क्या दे देगा AP दे दिया, जैसे 2 6 10 14 डॉट
अब यहाँ पे दे देगा कि 50 इक्वल टू क्या, कि 50वां पद कौन सा है। तो काफी आसान है। इस एपी से आपने ए कितना देखा, तो प्रथम पद आपका 2 है, तो ए आपका 2 हो गया। सर्वांतर निकालना है तो डी निकाल लीजिए, T2 माइनस T1, 6 माइनस 2 कितना आया, 4 आया। आपको निकालना है 50वां पद। तो 50वां पद निकालने के लिए आप दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो T50 इक्वल टू लिख सकते हैं a प्लस 49t। अभी थोड़ी देर पहले जाना आपने, कितना लिख सकते हैं, a प्लस 49t। अब देखें a की जगह पे a का वैल्यू कितना, 2 प्लस 49 इंटू टी का मान 4, मल्टीप्लाई करें, 4 9 36, 3 4 16 3 49 19, जोड़ लीजिए कितना आया, 198। T50 कितना आ गया, 198। दूसरा आपने देखा था Tn वाले फॉर्मूले से। Tn का क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। इस फॉर्मूले से निकालेंगे तो n क्या निकालना है, 50 है। तो n की जगह कितना है, 50 है। T50 इक्वल टू a का मान कितना है, 2 है, प्लस n जो यहाँ है वही n का मान यहाँ रख लीजिए, और t कितना है, 4। निकाल के देखिए उतना ही आएगा, 49 इंटू 4, 4 9 36 3 4 16 3 19, 198 96 तो 198। इस दोनों तरीके से आपने 50वां पद निकाला तो कितना आया, 198 आया। तो इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा। अगला टाइप देखिए, ये भी काफी आसान होने वाला है। अगला देगा कि बताइए कि दिया गया अनुक्रम जो है ये एपी में है या नहीं। जैसे दे देगा 5 10 12 16, बताना है कि क्या ये एपी में है या नहीं। तो काफी आसान है, आप देखिए डी निकाल लीजिए। एक बार तो T2 माइनस T1 करके कितना आएगा, 10 माइनस 5 करके कितना आया, 5। फिर डी निकाल लीजिए, T3 माइनस T2 करके, तो 12 माइनस 10 कितना आया, 2। फिर डी निकालिए, T4 माइनस T3 करके कितना आया, 16 माइनस 12 कितना आया, 4। तो एक जगह सर्वांतर 5 आया, एक जगह 2 आया, एक जगह 4 आया। तो ये एपी के नियमों को फॉलो नहीं कर रहा है। एपी का नियम क्या है कि प्रत्येक दो पदों के बीच का अंतर समित सर्वांतर जो डी का वैल्यू हर जगह इक्वल आना चाहिए, लेकिन यहाँ इक्वल आया नहीं आया। तो आप लिखेंगे क्योंकि डी का मान हर जगह इक्वल नहीं है, सर्वांतर हर जगह इक्वल, सर्वांतर बराबर नहीं है, इसके लिए एपी में नहीं है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपको दे देगा। अगला क्वेश्चन देगा, जैसे Tn इक्वल टू दे दिया 5 प्लस Tn माइनस 1, T2 और T3 क्या होगा, T2 और T3 क्या होगा। और एक चीज और दिया रहेगा कि T1 इक्वल टू 6, T1 कितना हो गया, 6 हो गया, तो T2 और T3 निकालना। तो यहाँ भी सेम वैल्यू पुट करना है, क्या निकालना है, T2 निकालना है। तो n के जगह 2 रखें, तो 5 प्लस n के जगह 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 5 प्लस T1। 5 प्लस T1 का वैल्यू पहले से दिया हुआ है, 6 पुट करें, कितना आएगा, T2 आ गया आपका 11। फिर T3 निकालना है, तो T3 इक्वल टू 3, 5 प्लस T3 माइनस 1, 5 प्लस T2 का वैल्यू अभी आपने निकाला, पुट कर लीजिए, 5 प्लस 11 इक्वल टू कितना आया, 16। इस प्रकार का क्वेश्चन भी आपको दे देगा, प्रथम पद दे देगा, Tn दे दिया रहेगा और निकालना है अगला पद। ठीक, एक कंडीशन भी दे देगा कि n जो है 2 के इक्वल है या 2 से बड़ा है।
n क्या है 2 के इक्वल है या 2 से बड़ा, ये कंडीशन है नहीं दे देते। अब देखें इसमें एक टाइप और है, क्वेश्चन देखते हैं, आपको दे देगा कि T4 बराबर 20 है और T8 बराबर 60। तो आप AP ज्ञात करें, क्या ज्ञात करें, AP ज्ञात करें। तो ये आप क्या करेंगे, मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकेंड। तो समीकरण फर्स्ट से आप देखिए कि T4 इक्वल टू आपको 20 दे दिया, कितना दे दिया 20 दे दिया। तो T4 को आप क्या लिख सकते हैं, तो T4 को लिख सकते हैं आप A + 3D, AP का व्यापक रूप होता है इक्वल टू 20। यहाँ से आप A का मान निकालेंगे तो A का मान कितना आएगा, A इक्वल टू 20 माइनस 3D आएगा। ये आपका इक्वेशन थर्ड है। कैसे बनाएंगे, तो आप फर्स्ट इक्वेशन से A का वैल्यू निकाल लीजिए, फिर सेकेंड इक्वेशन से आगे बढ़ेंगे। T8 को लिख सकते हैं आप A + 70 इक्वल टू 60। A का वैल्यू पहले से कितना मालूम है, समीकरण थर्ड से 20 माइनस 3D। अब A की जगह पर पुट कीजिए 20 माइनस 3D प्लस 70 इक्वल टू 60। यहाँ लिख लेंगे आप समीकरण थर्ड से A का वैल्यू कहाँ से लिया गया है, समीकरण थर्ड से A की जगह पर ये जो लिए हैं। अब देखिए 7 माइनस 3D, क्योंकि ये दोनों इक्वल पद है तो D वाला पद D वाला पद से घट जाएगा तो आएगा 4D। और 20 को इक्वल टू के बाद भेजेंगे कितना आएगा -20। 4D इक्वल टू कितना 40। D का वैल्यू कितना आ गया, D यहाँ से 10 आ गया। ओके, अब देखिए D 10 आ गया तो अब A समीकरण थर्ड से A का मान निकाल सकते हैं। समीकरण थर्ड से कितना है, A इक्वल टू 20 माइनस 3D है, 20 माइनस 3 D का मान कितना है 10, तो D की जगह पे डाल दिए इसको समीकरण और मान लीजिए लिखिए यहाँ पे समीकरण 4 से D का वैल्यू पुट किया गया है। 20 माइनस 10 क्या है 30, कितना आ गया -10। A आपका कितना है -10, D आपका कितना है 10 है। अब AP चाहिए तो AP का व्यापक रूप आप जानते हैं कि A होता है A + D होता है A + 2D होता है डॉट 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 ऐसा ही आता रहता है। A की जगह पे A का वैल्यू पुट कीजिए 10, फिर -10 प्लस 10, फिर -10 + 2 × 10 डॉट 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 कितना आया -10। ये आपका 0 हो जाएगा, ये आपका 10 × 20 में से 10 कटेगा 10 हो जाएगा, इसी आगे बढ़ता जाएगा। तो ये आपने क्या सीखा कि यदि कोई भी दो पद दिया रहे, कोई भी AP का दो पद दिया रहे तो AP को कैसे निकाला जाता है, तो दोनों पद से लेकर AP के व्यापक रूप से A निकालते हैं, फिर दूसरी इक्वेशन से A की जगह पे A का वैल्यू रख के अब D का मान निकालते हैं, फिर AP के व्यापक रूप जो होता है उस पर A और D का मान बैठा देते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।